जय संघ शक्ति। पूज्य आईवान सिंह जी के जन्म शताब्दी वर्ष में चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पूज्य आईवान सिंह जी और भूस्वामी संघ। इस समय जो बहुत छोटी उम्र के हैं उन्होंने शायद भूस्वामी संघ का नाम ही नहीं सुना होगा। भूस्वामी होता कौन है? भू का स्वामी यानी ज़मीन का स्वामी। हर किसान अपनी ज़मीन का स्वामी है अगर वो उसी के नाम से है तो। ये फिर अलग भूस्वामी वर्ग बना कैसे? पूर्व में जब कोई युद्ध होता था आपस में और युद्ध में जो अधिक वीरता दिखाते थे उनको राजा लोग जागीर देते थे कि इतना क्षेत्र तुम्हारा है, उस क्षेत्र के तुम जागीरदार हो। और वो जो उनकी जागीर की संपत्ति होती थी वो उनके बेटे पोतों में धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। वो बड़ा जागीरदार, छोटा जागीरदार, इस तरह जागीरदार बनते रहते थे। जो ऐसे जो कि जागीरदार के परिवार में सीधा नहीं है लेकिन जिसने अपनी मेहनत से कहीं खेती की कमाई की है और थोड़ी बहुत ज़मीन है, या जो जागीरदारी में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ी सी भूमि उनके पास रह गई है, ऐसे लोग जो छोटे भूस्वामी थे उन भूस्वामियों की बात करने की भूस्वामी संघ ने बात की। उस समय ऐसा एक समय चल रहा था कि आज़ादी के तुरंत बाद राजाओं के राज खत्म किए गए, बदले में उनको प्रिवी पर्स और कुछ सुविधाएं दी गई। वो भी हालांकि कुछ समय बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो भी सब ले ली गई, वो ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने राज्य दिए, बदले में जो दिया गया था वो भी सरकार ने वापस ले लिया, बंद कर दिया। उस समय स्वेच्छा से राजा लोग इस बात के लिए राजी हो गए थे कि भारत स्वतंत्र हुआ है। अंग्रेज हालांकि इनको अलग स्टेट, अपने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट छोड़ के गए थे, लेकिन जब ये बात आई तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर स्वेच्छा से लोगों ने दिए। कुछ इक्के दुक्के ऐसे थे जिन्होंने ऐतराज़ किया, जिनको समझा लिया गया, या हैदराबाद जैसे कोई जो केस हुए उनको दबाव से, फौज के माध्यम से उनको भारत में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे लोग, और उनके बाद में जो उनकी जो रियासतें गई, उसके बाद बारी आई जागीरदारों की। और जागीरदारों की जागीर का उन्मूलन हो रहा था, जागीर समाप्त हो रही थी और सरकारें उनको ले रही थी उस सारी जागीर को। उस समय छोटे जागीरदारों की क्या स्थिति बनेगी? जो छोटे जागीरदार हैं उनकी अगर ज़मीन भी छिन गई तो वो खाएंगे क्या? ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही थी। और छोटे जागीरदारों के साथ एक मुसीबत ये थी, बड़ी अजीब स्थिति में फंसे हुए थे कि राजाओं और जागीरदारों के तो फेथफुल, इसलिए रात दिन उनके साथ रहना, उनके कहने के अनुसार चलना। और वहाँ वो जो उनके नेता, तथाकथित नेता थे, राजा या जागीरदार, उनमें ऐसा योग्य नेतृत्व नहीं था जो इनको इस युग के अनुकूल सही राह दिखा सके। इसलिए दोनों तरफ से फंस रहे थे। राजाओं के साथ होने के कारण राजाओं का जितनी आलोचना होती थी, जितनी उनको गालियाँ निकलती थी, वो भी उनको खानी पड़ती थी। और उनके साथ होते हुए भी उनमें कोई ऐसा योग्य नेतृत्व नहीं था। ऐसी स्थिति में ये जागीरदार फंसे हुए थे। तब कुछ करने की बातें जगह जगह से चल रही थी। तो जोधपुर में एक भूमिधर संघ के नाम से एक संगठन बनने का प्रयास हुआ और उसने सबसे पहले संघर्ष करके, आंदोलन करके, सत्याग्रह करके अपनी बातें रखने का प्रयास किया। कुचामन में उसका शिविर रखा गया, सत्याग्रह शिविर, और नावा में गिरफ्तारियां दी गई सत्याग्रह करके। ये चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच आईवान सिंह जी जोधपुर में क्षत्रिय वीर नाम से एक पत्र निकाला करते थे। तो उसमें क्योंकि इन बातों का बहुत ज़्यादा खुलासा होता था कि आपके साथ क्या बीत रही है, आपको क्या करना चाहिए, तो इससे जो
विरोधी पक्ष था वो बड़ा परेशान था। जयनारायण व्यास उस समय वहाँ के पत्रकार संघ के प्रधानमंत्री मंत्री थे, तो आपस में टक्कर होती थी। जब वो आज़ाद होने के बाद में राजस्थान बना और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो क्योंकि वो पुरानी टक्कर थी, तीख थी, इसलिए किसी न किसी बहाने से क्षत्रिय वीर जो पत्रिकाएं थी उनको जब्त कर लिया जाता था और आईमान सिंह जी को अरेस्ट भी किया गया। आईमान सिंह जी के अलावा एक दो और व्यक्ति थे जिनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। ऐसी जो घटनाएं घटी उससे आईमान सिंह जी की समाज में थोड़ी पहचान बन गई। हालांकि बहुत ही साधारण राजपूत परिवार के थे, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं इसलिए उनकी थोड़ी पहचान बनी। वो जब जागीर उन्मूलन हो रही थी, लोग ऐतराज उठा रहे थे, जगह जगह से आवाज आ रही थी, तब गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महासभा राजस्थान क्षत्रिय महासभा, इनके बीच समझौता करने के लिए एक तय किया गया। और राजस्थान क्षत्रिय महासभा उस समय कांग्रेस समर्थित थी। जब देखा कि ऐसे लोग बात करेंगे तो ये क्या बात करेंगे, ये तो जैसा कांग्रेस कहेगी वैसा का वैसा करेंगे, तो उन्होंने ऐतराज़ किया और इन्होंने ठाकुर साहब दांता, जो उस समय सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी चर्चित थे, रघुवीर सिंह जी जावली अलवर से, ऐसे लोगों ने एक समिति बना के इनके पास भेजी, क्षत्रिय महासभा के पास भी, राज्य सरकार के पास भी, कि आपकी इस चर्चा में इस एक 4-5 आदमियों की समिति भेजी जा रही है, इनको आप शामिल करें ताकि हम हमारी बात रख सकें। लेकिन न तो क्षत्रिय महासभा ने इसको स्वीकार किया और न राजस्थान सरकार ने, और मनमाना समझौता उन्होंने कर लिया। छोटे जागीरदारों की, छोटे जो भूस्वामी थे, उनकी इसमें बिल्कुल उपेक्षा की गई, उनके बारे में कोई ढंग का, उनके हित की कोई बात नहीं की गई। जब ऐसी स्थिति आई तो समझौते का विरोध हुआ। समझौते के विरोध में कोर्ट में भी गए, कानून बन गया ना उनका, समझौते के बाद कानून बन गया, तो उस कानून के विरोध में कोर्ट में भी गए और विरोध करने के लिए हम एकत्रित हों, संगठन बनाए, इस तरह का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। लोगों से जहां मिलते थे वहां ये चर्चा करते थे, हमको ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। 1955 मई महीने में क्षत्रिय संघ का शिविर किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर, उसमें शिविर था और 28 मई को वो शिविर पूरा हुआ। 28 मई को शिविर समापन के बाद जो उस समय बुजुर्ग स्वयंसेवक थे, बुजुर्ग का शब्द तो मुझे लेना ही, काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी उम्र के स्वयंसेवक माने जाते थे वो भी 20 और 25 के बीच में ही थे, 25-26 से ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं था। ऐसे जो स्वयंसेवक थे, ऐसे कुछ लोगों को लेकर जो शिविर में आए हुए थे, उनको लेकर आईमान सिंह जी जयपुर आए और यहाँ आके कहा हम आंदोलन करेंगे। तो उनको भी बड़ा अजीब हुआ कि अपन कैसे करेंगे आंदोलन, अपने पास साधन नहीं है, कुछ भी पास में पैसा नहीं है, और उस समय मुश्किल से कोई 16-17 रुपये थे। अब 16-17 रुपये से आंदोलन कैसे होता है। लेकिन आईमान सिंह जी ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा, पैसे की भी व्यवस्था हो जाएगी और हम आंदोलन भी करेंगे। लोगों से बात की, उस समय जो सक्रिय थे उनको भी साथ मिलाया और देखा कि अब जब अपन भूस्वामी संघ बनाया, भूस्वामी संघ बना रहे हैं और पूरे राजस्थान में इसमें अपन शामिल करेंगे तो कुछ चर्चित चेहरों को अपन साथ में लें। इसलिए ठाकुर साहब मदन सिंह जी दांता उस समय चर्चित थे, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, भूस्वामी संघ का अध्यक्ष उनको बनाया। और रघुवीर सिंह जी जावली बहुत सक्रिय थे सामाजिक कार्यों में और बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय दिया करते थे, उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहती थी, इसलिए वो भी साथ थे। और उसमें मुख्य प्रणेता भूस्वामी संघ नाम देने वाले और भूस्वामी संघ के लिए आंदोलन करने वाले, जो शुरुआत करने वाले, वो तो आईमान सिंह जी हैं, लेकिन सबको साथ लेना जरूरी, इसलिए इन लोगों के नाम आगे आए। और 1 जून से 1955 में 1 जून से सुबह 3 बजे सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व चौपासनी स्कूल का जब अधिग्रहण कर रही थी राज्य सरकार, तब भी अहिंसात्मक आंदोलन किया गया था। वो जो अनुभव हुआ उसमें आईमान सिंह जी, तन सिंह जी सब सक्रिय थे, वहाँ कर्नल मोहन सिंह जी भाटी वगैरह सारे सक्रिय थे। तो उस समय जो अनुभव हुआ उससे आईमान सिंह जी ने सोचा अपन
ऐसा अहिंसात्मक आंदोलन ही करेंगे, ताकि आज का जो युग में, इस युग में जो भारत की आज़ादी अगर अहिंसात्मक आंदोलन से मिलने की बात कहते हैं ये, तो हमें भी हमारी सफलता मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और जो गिरफ्तारियां देना शुरू किया। अब गिरफ्तारी देने के लिए कहाँ से आएंगे लोग? शहर में बैठे हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, अपने अपने धंधों पे जाते, कौन गिरफ्तारी देगा? इसलिए क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक जो उनके आईवान सिंह जी के साथ आए थे वो भी, और उसके अलावा दूसरे भी संपर्क करके, और उन सबको ये कहा गया कि गाँव में जाके प्रचार करो और गिरफ्तारी देने के लिए लोगों को लेकर अलग अलग, जैसे जयपुर के आसपास वाले जयपुर में आए, बीकानेर के आसपास वाले बीकानेर में जाएं, जोधपुर के आसपास वाले जोधपुर में जाएं, बाड़मेर के आसपास वाले बाड़मेर में जाएं, ये कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो 1 जून से आंदोलन प्रारंभ हुआ और उस समय तन सिंह जी पाकिस्तान में अपने ससुराल गए हुए थे। जैसे ही उनको समाचार मिला कि आंदोलन प्रारंभ हो गया है तो तुरंत वहाँ से आए और बाड़मेर में आकर बाड़मेर के लोगों को साथ लेकर आंदोलन शुरू किया, गिरफ्तारियां देनी शुरू की, और उसके बाद वहाँ जो लोग सक्रिय थे उनको वो सारा कार्य सौंपकर वो जयपुर आ गए कि अब जैसे यहाँ से अपने को जिस तरह के निर्देश होंगे उस तरह करेंगे। अब कैसी आप कल्पना कीजिए कि ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे खिलाफ जो कानून बना है वो गलत है, इसका हमको विरोध करना है। कौन आएंगे गांव से? सब अपने अपने कामों में मस्त है। लेकिन क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवकों ने जाके उनको समझाने का प्रयास किया और समझा करके उनको लाने का प्रयास किया गया। तो बहुत दिक्कतें आई। और जैसे कोई बड़ा गांव है उसमें ठाकुर साहब है तो ठाकुर साहब के जाके कहें कि साहब ये ऐसा है, ये तो जागीरदारों के खिलाफ कानून बना है, आपका भी इसमें हित है, आप भी इसमें साथ दो और आप आओ, आप पधारो, आप पधारोगे तो आपके आसपास के क्षेत्र के लोग तुरंत आ जाएंगे, अन्यथा हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, जिस दिन बलिदान की जरूरत होगी मैं हाजिर होऊंगा। और ऐसे लोग कभी हाजिर नहीं होते हैं, कभी आए भी नहीं। कुछ ही जागीरदार थे जिन्होंने भूस्वामी आंदोलन में सहयोग किया, साथ आए, जेल भी गए। बाकी अधिकतर क्या बहुसंख्यक जागीरदार साथ नहीं आए, लेकिन आंदोलन चल पड़ा। और ऐसा चल पड़ा कि राजस्थान की जेलें भर गई। राजपूत जो कभी भी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास नहीं करता वो पहुंचा, गांव-गांव से लोग आए और जेलों में उनको गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया। राजस्थान की जेलें भर गई। सरकार परेशान हो रही थी, लेकिन करे क्या सरकार अरेस्ट करना चाहती थी आईवान सिंह जी को, लेकिन आईवान सिंह जी भूमिगत थे, वो नहीं पकड़ सके। सुबह 3 बजे 1 जून से आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो पास में पैसा नहीं, लेकिन आगे से आगे जुटता रहा अपने पर। व्यक्तिगत रूप से अपन सहयोग करते रहे तो जुटता जाता रहा। तब फिर कभी कोई पैसे के कारण से कोई आंदोलन में कमी नहीं आई। दांता हाउस, ठाकुर साहब मदन सिंह जी दांता का जो हाउस था यहाँ, वहाँ कार्यालय बना, वहीं से सारी संचालित होती थी, सारी जितनी भी बात थी, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, निर्देश दिए जाते थे, वो सब वहाँ से संचालित होते थे। तो ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो चला 21 जुलाई तक, मतलब पूरा जून और 21 जुलाई तक राजस्थान की जेलें ठसाठस भर गई। लेकिन सुखाड़िया सरकार बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी उदासीन होकर जैसे आदमी बैठा हो उस तरह से। उनके परवाह नहीं, यहाँ ठीक है जेलों में चले जाओ और करो। ये सब चल रहा था। तब मुख्यमंत्री ने लिखित में एक आश्वासन दिया, और वो समझौता करके बात करके ही होता है, बात करके दिया, लिखित में दिया आश्वासन। पर उस आश्वासन की क्रियान्विति के लिए जब बात की गई तो क्रियान्विति में मतभेद नजर आया। जो आश्वासन दिया गया था उसका मतलब क्या निकलता है, ये भूस्वामी संघ के लोग कहें इसका मतलब तो ये निकलता है आपको ये करना है, और राज्य सरकार के ये नहीं, इसका मतलब ये निकलता है ये नहीं करना। इस प्रकार के जब मतभेद उभरे तब मजबूरी थी कि सरकार पे प्रेशर बनाया जाए। तो 19 दिसंबर 1956 को, ये 55 में ही शुरू हुआ था पहले, तो 19 दिसंबर 55 को दोबारा आंदोलन शुरू किया गया।
तब तक भी आईवान सिंह जी भूमिगत थे। और बात किससे की जाए? बात ठाकुर साहब मदन सिंह जी दांता वगैरह थे, उनसे बात की जाए, तन सिंह जी से बात की जाए, रघुवीर सिंह जी जावली से बात की जाए। इनमें अधिकतर जेलों में थे, किससे बात करें? और जो जेल में बैठे हैं उनको बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो कैसे बात करें? फिर आईवान सिंह जी को अरेस्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, वो हाथ में नहीं आए। लेकिन मार्च 56 में, तब तक जेल में बैठे हैं सारे भूस्वामी, पूरे भूस्वामी आंदोलन में मुश्किल से इक्का दुक्का कोई आदमी ऐसा था जिसने कि अपने किसी परिवार में किसी की बीमारी या कोई ऐसा बहाना करके, हो सकता है सच्चाई भी हो, लेकिन बहाना करके जिसने जेल से छुट्टी मांगी हो। बाकी एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि वहाँ जाके परेशान होकर विड्रॉ कर रहा हो, सब आंदोलन में सम्मिलित रहे। तो जब आईवान सिंह जी को मार्च 56 में पकड़ा गया जोधपुर में, तो उन्होंने जेल में भेजा गया, उनको 19 मार्च से अनशन शुरू कर दिया। और उन्होंने जब अनशन शुरू किया तो देखा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये क्योंकि पता चला कि ये अनशन कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी अनशन करना शुरू कर दिया। तो फिर उनको टोंक जेल में शिफ्ट किया गया 23 मार्च को। और टोंक जेल में तन सिंह जी, सवाई सिंह जी दमोरा पहले से थे। तो जब पता चला है आईवान सिंह जी ने अनशन किया है तो उन दोनों ने भी अनशन शुरू कर दिया, तीनों ने अनशन प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति हुई कि हम तो आमरण अनशन करेंगे, हमें कुछ नहीं खाना है। जब ऐसी स्थिति बनी और जेल के जो अधीक्षक वगैरह थे उन्होंने जब सरकार को रिपोर्ट किया, तब उनका अनशन करने का कारण क्या था? उन्होंने कहा कि हम कोई साधारण कैदी नहीं है, हम राजनीतिक कैदी हैं, हम राजनीति के अनुसार जो हमारा हक बनता है वो नहीं मिल रहा, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हमको राजनीतिक कैदी माना जाए और बी क्लास की सुविधाएं दी जाए सभी भूस्वामियों को। नहीं मानी थी सरकार, लेकिन जब ये अनशन कर दिया, तीनों ने आमरण अनशन कर दिया, और वहाँ का जो जेल अधीक्षक था उसने बताया साहब ये तो मतलब केवल भोजन छोड़ दिया हो ऐसा नहीं, ये तो धमकी देते हैं कि हम कपड़े भी उतार देंगे, लज्जा ढकने के लिए कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े उतार देंगे। तो ऐसे हालत में, मार्च में तो अभी ठंड भी नहीं काफ़ी पड़ रही है, ऐसी हालत में मुश्किल हो जाएगी, कैसे इनको सुधारेंगे, तो इनको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? तब 29 मार्च को गृह मंत्री की तरफ से एक पत्र कोई एक अधिकारी लेके आया कि राजनीतिक कैदी मानना स्वीकार कर लिया गया है और आप लोगों को बी क्लास जेल दी जाएगी। तब जाकर वो अनशन समाप्त किया। और इनके समर्थन में जयपुर जेल में जो बंदी थे, ऐसे 100 भूस्वामी भी अनशन कर रहे थे, उन्होंने भी जब उनको निर्देश दिया गया तो उन्होंने भी अनशन समाप्त कर दिया। ये सब एक्टिविटी हुई, ये सब आंदोलन चले, 2 आंदोलन हुए, सरकार परेशान थी। तो किसी ने केंद्र सरकार के पास भी समाचार पहुंचाए, भूस्वामी आंदोलनकर्ताओं की तरफ से भी समाचार देने का प्रयास किया गया और राज्य सरकार की तरफ से भी जो ढंग के आदमी थे उन्होंने समाचार पहुंचाया। तब कुछ ऐसे लोग, डिजाइनेस जयपुर, इसी तरह वो यूपी के एक थे राजपूत नेता जो कांग्रेस के ही थे और नेहरू जी के खास आदमियों में से थे, उन्होंने, वो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने उन लोगों में बातचीत करने की प्रयास की। जब सारी बात का पता चला नेहरू जी को, तब नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया और उस समय जो भूस्वामी संघ के जो कार्य समिति थी उसके 11 सदस्यों को 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकार को कहा और बातचीत करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए इनको समय दिया जाए, ऐसा कह के उनको पैरोल पे छोड़ा गया। जब पंडित नेहरू तक जो बात पहुंची, उसमें जब हस्तक्षेप हुआ और उन 11 लोगों को छोड़ा गया, तब 2 बार बातें हुई और उस बात में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह जी, रघुवीर सिंह जी जावली, शिवचरण दास जी, ठाकुर साहब मदन सिंह जी दांता, आईवान सिंह जी और तन सिंह जी, ये सब थे। और इन्होंने एक स्मरण पत्र तैयार किया
वो सब ने नहीं किया, ये तो वहाँ बात करने के लिए गए वो लोग थे। तन सिंह जी, आईवान सिंह जी और रघुवीर सिंह जी जावली ने मिलकर एक स्मरण पत्र तैयार किया जो पढ़कर सुनाया नेहरू को। ऐसा भावुक था वो कि नेहरू खुद भावुक हो गया, वो द्रवित हो गया। लेकिन उसने देखा कि ये ऐसी स्थिति है इन लोगों की और फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तब उसने सरकार को निर्देश दिए कि इनकी बातों पे जल्दी से जल्दी बातचीत की जाए, समझौता किया जाए। और राजस्थान सरकार तथा कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ ऐसे होते ही हैं कि भाई ये क्यों पनप रहे हैं, ऐसे लोगों ने प्रयास ये किए कि ये भूस्वामी आंदोलन असफल हो जाए, सफल नहीं हो। वो चाहते थे कि अगर ये सफल हो गए और इनको कुछ मिल गया तो हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने विरोध स्वरूप लोगों को बहकाने का भी प्रयास किया। खैर वो चली नहीं उन लोगों की बात। 19 मई को 1956 आ गया अब, तो 19 मई को तन सिंह जी, भैरों सिंह जी बडाबर, देवी सिंह जी खुड़ी और सवाई सिंह जी पुणे जेल में, यानी जो पैरोल पे छोड़े गए थे उनको 15 दिन के लिए छोड़ा गया था, 3 दिन का पैरोल बढ़ाया गया और उसके बाद में ये सब लोग तो वापस जेल में चले गए क्योंकि पैरोल की अवधि खत्म हो गई। आईवान सिंह जी ने उस समय धमकी देने के हिसाब से कि मैं नहीं जाऊंगा जेल में, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन करके हमने देख लिया, इससे अगर सरकार के बिल्कुल कान में जू नहीं रेंगती तो हम अब दूसरा उपाय करेंगे। ऐसा कहकर आईवान सिंह जी फिर भूमिगत हो गए। अब राजस्थान सरकार में भी ये दिक्कत आई कि ये अन्य ढंग से अगर संघर्ष करेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। अभी हमारी सारी जेलें भरी पड़ी है, हमारा सारा स्टाफ इसी में लगा हुआ है, पुलिस सारी इसी में लगी हुई है, कोई दूसरा काम हम नहीं कर पाते, तो संघर्ष अगर और किसी तरीके से करना शुरू कर दिया तो क्या स्थिति होगी। तब सरकार ने पुनः केंद्र सरकार तक बात पहुंचाई कि साहब ये तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो पंडित नेहरू ने एक रामनारायण चौधरी करके थे जो गांधीवादी नेता थे, उनको भेजा, बुजुर्ग आदमी थे, वयोवृद्ध आदमी थे, उनको भेजा कि आप जाओ और उनसे संपर्क करो, ये क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है, राज्य सरकार में क्या दिक्कत आ रही है, राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है। तब रामनारायण चौधरी आए, उन्होंने सबसे संपर्क किया। 1 जून से तन सिंह जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। भूस्वामी संघ के निर्देश पर 9 जून को समाप्त किया, क्योंकि भूस्वामी संघ में जो बाहर बैठे थे नेता लोग, उनसे रामनारायण चौधरी बात कर रहे थे, तो रामनारायण चौधरी ने यह समझाने का प्रयास किया कि साहब अगर ये आप ऐसा अनशन करके बैठोगे तो सरकार फिर टेढ़ी हो जाएगी, फिर बात कैसे बनेगी, बात करनी है तो थोड़ा शांति का माहौल बनाओ। तब भूस्वामी संघ ने निर्देश दिए तन सिंह जी को कि आप अनशन समाप्त करो, तो 9 तारीख को उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। अब जो आईवान सिंह जी बाहर थे, अगर वो बाहर रहते हैं तो फिर सरकार कहेगी ये तो धमकी देने वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो हम बात किससे करें। तब रामनारायण चौधरी ने पत्र व्यवहार के माध्यम से, सीधा तो भूमिगत होते उनसे बात कैसे हो, तो पत्र लिख के देते थे और अपने स्वयंसेवक जाके सारा उनको पहुंचाते थे, उसका जवाब देते थे। ऐसे करके उनको तैयार किया कि आप भी वापस जेल में आ जाओ। तो 10 जून 1956 को आईवान सिंह जी वापस जेल में आ गए और तब बातचीत शुरू हुई। चौधरी की जो भूमिका थी, उस चौधरी की भूमिका के कारण वापस बातचीत के लिए वातावरण बना, लेकिन सरकार का रवैया अभी भी नहीं सुधर रहा था। तो चौधरी, रामनारायण चौधरी, रघुवीर सिंह जी जावली को साथ लेकर जेल में जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, फिर आके सरकार से बातचीत करते थे, और ये नहीं मानते थे सरकार, तो उन्होंने जेल में वस्त्र त्याग करके आंदोलन शुरू कर दिया कि हम ठंड मरेंगे तो मरेंगे, हम नहीं कुछ। आईवान सिंह जी बीमार थे तो उन्होंने औषधि त्याग कर दी कि मैं नहीं लूँगा औषधि,
मरते हैं तो मरे, लेकिन हमारी बात करते क्यों नहीं सरकार? जब पंडित नेहरू ने जो बात कही है उसके ऊपर आगे खुलासा क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों ये पीछे भग रही है? इस तरह से ये चलता रहा। तो कभी ये झगड़ा, कभी वो झगड़ा, कभी ये झगड़ा, तरह तरह के। वहाँ पर जेल में जब ये करते थे अनशन तो वहाँ भी कम थोड़े थे। वहाँ भी जो टोंक का कलेक्टर था उसने ऐसा प्रयास किया कि इनको तंग करो और इनकी बात ऊपर तक पहुँचाओ ही मत। तो इसलिए वहाँ कई बार आंदोलन करने पड़ते थे। तो फिर वो जेल वाले ज़बरदस्ती करते थे, इनको पकड़ो, इनको ये करो, वो करो। ये सब प्रक्रिया चलती रही और भूस्वामी लोग जेल में बैठे रहे। अब आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा काम क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से हुआ। क्षत्रिय संघ के उस समय जो, जिनको बड़े स्वयंसेवक कह सकते हैं अपन उम्र में, ऐसे जितने भी थे सब इसमें रात दिन लगे रहते थे। वो चाहे मोहर सिंह जी हो, चाहे उदयभान सिंह जी चन्नाना हो, चाहे ये स्वरूप सिंह जी हो, चाहे अपने ये क्या नाम उमेश सिंह जी कन्हई हो, चैन सिंह जी भागरोद हो, ये सारे। और इसके अलावा जो उनसे छोटी उम्र के थे, शिवभक्त सिंह जी मार साहब वगैरह, ये सब गांव-गांव में, गिरधारी सिंह जी खोखर हैं, ये नरपत सिंह जी खंवर हैं, ये सारे चारों तरफ फैले हुए थे, चारों तरफ जाके संपर्क कर रहे थे, लोगों को गिरफ्तारियां देने के लिए ला रहे थे। कितना बड़ा काम किया। और वो जो काम किया, सारे उस काम के प्रणेता थे आईवान सिंह जी, गोस्वामी संघ को बनाने वाले थे आईवान सिंह जी। और इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि फिर जब वो इस तरह के आंदोलन कर रहे थे तो अल्टीमेटली आंदोलन को समाप्त कराने के लिए समझौता करना पड़ा। और उसके लिए जब उन्होंने वस्त्र त्याग वगैरह किए थे तो पक्का आश्वासन मिला कि आपको आपकी ये मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन भूस्वामियों को रिहा कर दिया गया और आंदोलन वापस ले लिया था भूस्वामी ने, तो उनको रिहा कर दिया। लेकिन तन सिंह जी ने पहले से ही हाई कोर्ट में रिट लगा रखी थी, तो कोर्ट से उनको रिहा किया गया और आईवान सिंह जी को और सवाई सिंह जी को रिहा नहीं किया। सरकार प्रेशर भी बनाए रखना चाहती थी ताकि हम जो समझौता करें उसको ये मान लें। 13 अगस्त को उनकी रिहाई हुई। वो इसलिए हुई कि मोहर सिंह जी जो वकील भी थे, मोहर सिंह जी गए तो उन्होंने उनसे वकालतनामा लेके गए और वो सब आए और फिर वो कोर्ट पहुंचे। जब सरकार को पता चला कि वो कोर्ट में जा रहे हैं, वो कोर्ट से तो उनको रिहाई हो जाएगी, तब सरकार ने उनको रिहा किया। बाद में ढिलाई बरती, फिर कह भी दिया, आश्वासन भी दे दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी ढिलाई बरती। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आईवान सिंह जी ने किए और मई में जोधपुर में उनको फिर अरेस्ट किया गया और फिर उनको कोटा भेजा गया। ये सब कार्रवाई होने के बाद सरकार को ये मानना पड़ा और नेहरू जी ने बार बार दबाव दिया, तब जाकर के समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार जो फायदा हुआ उसको लोगों ने पहचाना नहीं। जिनके पास जमीन नहीं रही थी उनको 2-2 मुरब्बे यानी 50 बीघा सिंचित क्षेत्र में जमीन मिलेगी कैनाल पे, पहला। दूसरा, राजकीय सेवाओं में इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो पुत्र वगैरह हैं, इनको नियुक्तियां दी जाएगी। तीसरा, जो मुआवजे की राशि तय की गई थी पहले उस समझौते में, वहाँ जो नैनीताल में हुआ था पंडित गोविंद वल्लभ पंत के साथ, उसमें बढ़ोतरी की गई। और जिनके जो कर्जदार थे उनके उन जागीरों के तहत लेके और उनके कर्ज की मुक्ति की गई। ये सब फायदे इस आंदोलन के कारण हुआ। आंदोलन जब प्रारंभ किया गया था उस समय लोगों को ये उम्मीद थी कि 5,000 रुपए तक की जागीर रह जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा उठाया था। लेकिन ये सब अच्छी तरह से जानते थे, आंदोलनकर्ता बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आज के युग में जो प्रजातंत्र आ गया उसमें इस प्रकार की बात संभव नहीं है कि जागीरदारी को एज इट इज रखा जाए। ये तो समाप्त तो होगी, लेकिन ये आवश्यक है कि लोगों को एकत्रित करने के लिए ये बात कही जाए। दूसरा, महाराणा संग्राम सिंह के बाद में कभी भी समाज का सामूहिक प्रयास नहीं रहा। जो हमारे विरोधी है या जो हमारे ऐसे कारण हैं जो हमको पतन की ओर ले जा रहे हैं, उन कारणों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास कभी नहीं हुआ। इसलिए सामूहिक चेतना जगाने के लिए भी
ऐसा आंदोलन करने की आवश्यकता महसूस की गई और ऐसा महसूस करके ही आईवान सिंह जी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। आईवान सिंह जी खुद कोई भूस्वामी नहीं थे, जागीरदार नहीं थे, घर में साधारण जो खेती थी, बाकी जागीरदार नहीं थे, लेकिन इससे फायदा सबको हुआ, जागीरदारों को भी हुआ। तो ये जो स्थिति बनी उसमें मुख्य रूप से तो एक परिस्थिति बनी थी, उसका विरोध करना था, समाज में ये चेतना जागृत करनी थी कि हम सामूहिक रूप से मिलके कुछ करें तो हो सकता है, और हम राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए अगर अपने घरों पे बैठे रहेंगे तो ये जो लोग, हमारे विरोधी लोग जिस तरह का हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उससे हम धीरे धीरे पतन की ओर बहते जाएंगे। हम इसमें कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बाहर के लोगों ने भी काफी समर्थन दिया। एक तो उस समय राजनीतिक दल था राम राज्य परिषद, जिसके स्वामी कृपात्री जी जिसके संस्थापक थे, उस राम राज्य परिषद ने साथ दिया। उस समय हिंदू महासभा थी, उसने साथ दिया। उसके बाद अलावा जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा थी, उसने इस आंदोलन को अपना मानकर साथ दिया, और अपना मानकर उसके राव कृष्णपाल सिंह जी आवागढ़, वो शायद उस समय अध्यक्ष थे, बाबू रामनारायण सिंह जी, रामदयाल सिंह जी ग्वालियर से, और जनेश सिंह जी इटावा से, महावीर सिंह जी भदौरिया, प्रेमचंद वर्मा, कोक सिंह जी, डॉक्टर एपी सिंह जी, मालवा से कुंवर तेज सिंह जी सत्याग्रही जत्था लेके आए। मालवा के एक ठिकाने के ठाकुर थे, बासिंद्री एक ऐसा कुछ नाम है, जो पूरा सत्याग्रह करना है अपने को भी चल के, तो पूरा जत्था लेके आए। ये सब तो थे ही। इसके अलावा मुख्य रूप से सौराष्ट्र में राजपूतों ने सोचा कि हमारे भाई यहाँ लड़ रहे हैं और हमें पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, जाके पता करें ये क्यों लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई अगर सही है तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम भी जाएं और हम साथ दें। इसलिए हरि सिंह जी गडूला, नटवर सिंह जी जाडेजा, बाडवा दरबार चंद्र सिंह जी, सज्जन सिंह जी गोहिल, ये आए। आके इन्होंने कहा हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, और आकर के इन्होंने इस सारी व्यवस्था को देखा। फिर जाकर के वो मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से कहा कि भाई तुमको ये बात स्वीकार करने में दिक्कत क्या है, लेकिन अड़े हुए थे लोग, मंत्री लोग तो, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी दूसरे दबाव बहुत थे। वो लोग जो उनके साथी थे वो अड़े हुए थे कि इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। उसके अलावा हरि सिंह जी गडूला ने देखा कि इतनी व्यवस्था के हिसाब से ये संघ का आंदोलन चल रहा है, इस क्या राज क्या है, क्योंकि गांव से कैसे लोग ऐसे आ जाए, कैसे इनको समझाया जाए, कैसे ये अनुशासित रहे, ये सब क्या कार्रवाई क्या है ये। तो उनको ये सब बातें करके देखा, ये एक्टिव है, ये एक्टिव, ये एक्टिव है, ये कहाँ से आया, ये किससे संबंधित है, ये सब मालूम करते हुए उनको पता चला कि क्षत्रियुग संघ नाम की एक संस्था है, और ये जो मुख्य कार्यकर्ता जितने भी हैं ये सब उससे संबंधित है और वो इसको चला रहा है। तब उनको ये लगा कि क्षत्रियुग संघ है क्या, ये पता तो किया जाए। पता चला कि यूँ बच्चों में संस्कार निर्माण किया जाए, एकता स्थापित की जाए, सबके समान विचार बनाए जाए, एक साथ देर एक मार्ग के हिसाब से चलाया जाए। तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने ये कहा कि अब आप भी आओ, हम आपको इनवाइट करते हैं, गुजरात में भी क्षत्रियुग संघ को लाओ आप। और उनके उस इन्विटेशन पे गुजरात में भी क्षत्रियुग संघ गया, क्षत्रियुग संघ वहाँ प्रारंभ हुआ। ऐसे जो उस समय के शंकराचार्य वगैरह जो धार्मिक लोग थे, उन लोगों ने भी आशीर्वाद दिया भूस्वामी संघ को। तो ये जो सारी एक्टिविटी हुई, उस सारी एक्टिविटी में मुख्य जो प्रणेता थे वो आईवान सिंह जी थे। हालांकि भूस्वामी संघ के आंदोलन के कारण क्षत्रियुग संघ को गांवों में पहचान मिली, लोगों की सद्भावना जागृत हुई, और उसके बाद में कुछ वर्षों तक भूस्वामियों के भी शिविर प्रारंभ हुए। लेकिन क्षत्रियुग संघ को नुकसान भी बहुत हुआ। उस समय क्षत्रियुग संघ के जितने भी सक्रिय स्वयंसेवक थे, उन स्वयंसेवकों में से अधिकतर निराश होके निष्क्रिय हो गए, और निष्क्रिय होके धीरे धीरे अलग
हो गए, संघ को उनका लाभ नहीं मिल सका। लेकिन चाहे नुकसान हुआ हो या फायदा हुआ हो, जो आवश्यकता महसूस की गई वैसा उन्होंने किया। और इसलिए क्षत्रिय संघ के माध्यम से जो यह आंदोलन हुआ, उस आंदोलन और उस आंदोलन के प्रणेता आईवान सिंह जी थे, उस आंदोलन के कारण जो लाभ मिला वो उसी की देन है। ये समाज ने, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, समाज के अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या लाभ मिला। तो ये, क्योंकि ये बात चारों तरफ फैली हुई नहीं थी, सब जगह पहुंची नहीं, इसलिए उनको पता नहीं। और जो जेल में आए उनको भी इतना ही पता कि हमको जेल जाना है। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिनका कोई मुआवजा मिलने वाला था, कोई और था, लेकिन सामाजिक भाव, ऐसे सामाजिक भाव के कारण वो वहाँ आए। तो ये सामाजिक भाव को जागृति के लिए भूस्वामियों में भी, जो गांवों में बैठे थे राजपूत, उनमें भी थोड़ी चेतना आई। ऐसा इस भूस्वामी संघ के माध्यम से हुआ और इसके प्रणेता रहे आईवान सिंह जी। और इसलिए जो भी इन बातों का इतिहास पढ़ेगा वो हमेशा आईवान सिंह जी को स्मरण करेगा, उनके इस देन को स्मरण करेगा। जय सिंह शक्ति।